तो आज से शुरू करते हैं हम पॉलिटी की क्लासेस। और ये क्लासेस कवर की जाएंगी यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार। इसके साथ ही ये स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी की क्लासेस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले संविधान क्या है। तो चलिए आ जाते हैं अपनी पीपीटी में। संविधान क्या है? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह या समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान क्या है? उन प्रावधानों का संग्रह या समुच्चय है जिसके आधार संग्रह या समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो शासन का अर्थ होता है सार्वजनिक जीवन का संचालन। जब बात करते हैं जीवन की, तो जीवन के दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है निजी पहलू और दूसरा पहलू होता है सार्वजनिक। निजी पहलू जो होता है वह शासन का विषय नहीं होता, अर्थात ये सिर्फ कर्ता को प्रभावित करता है। लेकिन जब बात करते हैं सार्वजनिक पहलू की, तो सार्वजनिक पहलू का मतलब होता है जो समाज के लिए या समुदाय के लिए कॉमन हो, और सार्वजनिक पहलू शासन का विषय होता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये देख लेते हैं। तो सार्वजनिक पहलू के अंतर्गत आते हैं निजी जीवन, ये हो गया, दूसरा हो गया आपका सार्वजनिक जीवन। तो सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत आता है आपका राजनैतिक मुद्दे, प्रशासनिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, शिक्षा संबंधी मुद्दे तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। ये सभी के सभी सार्वजनिक रूप से, अर्थात किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वे प्रभावित नहीं करते, ये पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। अर्थात राजनीतिक मुद्दे जो होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित नहीं करते, और ना ही इन राजनीतिक मुद्दों को तय करने में किसी एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें पूरे के पूरे समाज की भूमिका होती है और ये पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से प्रशासनिक मुद्दे होते हैं। प्रशासनिक मुद्दे किसी एक व्यक्ति द्वारा तय नहीं किए जाते, इन्हें भी समाज के लोगों के लिए होता है और इस सभी समाज के सभी लोगों को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से आर्थिक मुद्दे जो होते हैं, शिक्षा संबंधी मुद्दे होते हैं और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, ये समाज के लिए कॉमन होते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए विशेष के लिए नहीं होते, ये सभी के जीवन में कॉमन होते हैं। इसीलिए इनका संचालन किया जाता है और सार्वजनिक जीवन का संचालन ही शासन कहलाता है। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन पे एक बार फिर से आ जाते हैं। हमारी डेफिनेशन थी संविधान उन प्रावधानों का संग्रह या समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो हमने शासन समझ लिया क्या है। जीवन, इसके अंतर्गत जो जीवन की बात आई, जीवन के दो पहलू देख लिए, इतना आ गया समझ। संविधान की एक से अधिक डेफिनेशन है तो उन सबको समझते हैं। दूसरी डेफिनेशन है संविधान की कि संविधान देश की मूल विधि और सर्वोच्च विधि है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? संविधान देश की मूल विधि और सर्वोच्च विधि है। मूल विधि का मतलब क्या होता है? मूल विधि का मतलब होता है सभी विधियों का आधार। मूल विधि का मतलब होता है कि सभी विधियों का आधार है जो, अर्थात जितनी भी कानून बने हुए हैं उन सब के पीछे कौन काम कर रहा है? संविधान कार्य कर रहा है, सभी विधियों का स्रोत है। और सर्वोच्च विधि का मतलब होता है जो मानने के लिए बाध्य होती है, अर्थात जिसके विरुद्ध जाया नहीं जा सकता। दैट इज द सुप्रीम लॉ। अर्थात भारत का संविधान क्या है? मूल विधि है और सर्वोच्च विधि है, हमने देख। और तीसरा क्या है? तीसरी डेफिनेशन है संविधान की कि संविधान शक्ति का मानचित्र है। ये देखिए, संविधान शक्ति का मानचित्र है। तो यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, मानचित्र। जब आप मानचित्र देखेंगे, मैप देखेंगे, तो मैप में आप पाएंगे कि मैप क्या करता है। अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप आपको देखने को मिलेगा देशों की सीमाओं का निर्धारण करता है, और देशों के अंदर
राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करता है, राज्यों के अंदर जिले होते हैं और गांव इस प्रकार से। तो मानचित्र का मुख्य कार्य क्या है? सीमाओं का निर्धारण करना। तो संविधान शक्ति का मानचित्र है, अर्थात शक्ति का निर्धारण करता है। तो पहला क्या काम करता है? सरकार के विभिन्न अंगों का सीमांकन। सरकार के देखिए 3 अंग है, आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जब अच्छे से स्टार्ट करेंगे, अभी बेसिक समझ रहे हैं। जब आप ये बेसिक समझ लेंगे तो संविधान को आगे समझने में बहुत आसानी हो, आपको संविधान समझने में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, बहुत क्लिष्ट नहीं लगेगा, आसान लगने लगेगा। तो संविधान सरकार के विभिन्न, पहला कार्य क्या है संविधान की शक्ति के मानचित्रण का? मतलब सरकार के, पहला ये सरकार के विभिन्न अंगों का सीमांकन। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बीच शक्ति का सीमांकन, इसी को शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य सरकार है, इनके बीच शक्तियों का सीमांकन। केंद्र की शक्ति का सीमांकन और राज्य की शक्ति का सीमांकन, जिससे राज्यों को कुछ स्वायत्तता मिल, आगे समझेंगे, राज्यों को स्वायत्तता मिले और राज्य कार्य कर सके। विशेष प्रावधान भी हैं, जब केंद्र की शक्तियां बढ़ा दी जाती, सारी चीजें आगे समझें। इसी प्रकार से तीसरा मानचित्र है क्योंकि शक्ति का, तो जनता की शक्ति का सीमांकन, अर्थात जनता को जो शक्तियां दी गई हो असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन चीजों को भी ये सीमांकित करता है, ये देखते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम संविधानवाद क्या है समझते हैं। ठीक है, संविधान समझ लिए। संविधान की 3 डेफिनेशंस हमने देख ली। पहली डेफिनेशंस देख ली, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, समुच्चय है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। दूसरी डेफिनेशन क्या थी संविधान की? संविधान देश की सर्वोच्च विधि और मूल विधि है। तीसरी डेफिनेशन है संविधान की, संविधान शक्ति का मानचित्र है, और हम इसको भी समझ लें। अब संविधान के बाद हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, संविधानवाद क्या है। तो चलिए देखते हैं संविधानवाद क्या है। संविधानवाद का मतलब होता है सीमित शासन। सीमित शासन का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट का मीनिंग होता है मनमाने शासन का अभाव। मनमाने शासन का अभाव। तो मनमाने शासन के अभाव के लिए कुछ शर्तें होती हैं। क्या क्या शर्तें होती हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि शासन में मनमानापन अमूमन नहीं हो? पहली कंडीशन लागू होती है कि आपकी शासन में लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अर्थात जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो किसके द्वारा चुने जाने चाहिए? जनता के द्वारा चुने जाने चाहिए। दूसरा, अधिकारों को मान्यता होनी चाहिए। आपके अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है या आपके अधिकारों को वायलेट करता है तो आप अपने अधिकारों की कंप्लायंस के लिए, अपने अधिकारों के रक्षा के लिए न्यायालय मूव कर सकते हैं। और सरकारें बाध्यकारी होती हैं आपके अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए। ये होते हैं अधिकारों की मान्यता। शक्ति का पृथक्करण तीसरा है, अर्थात जो भी मैंने ऊपर बताया है, आगे इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और चौथी जो आपकी शर्त है वो क्या है? संविधान के अनुसार शासन होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार नहीं, किसी धर्म ग्रंथ के आधार पर नहीं। किसके आधार पर चलेगा संविधान? शासन चलेगा संविधान के अनुसार। और इसके साथ साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। न्यायपालिका किसी दबाव या प्रभाव पे कार्य न करे। न्यायपालिका स्वतंत्र हो तभी न्यायपालिका किसी मुद्दे पर बिना भय के, बिना दबाव के सही और उचित न्याय कर पाएगी, जिससे ये तय हो पाएगा कि काम कैसे चल रहा है, सही चल रहा है। और छठा है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। दूसरी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया संविधानवाद। ठीक है। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद का अर्थ होता है सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये इसका केंद्रीय उद्देश्य भी होता है। और लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है मनमाने शासन का
अभाव, इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पॉलिटी क्या है। देखिए पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी समझना जरूरी है। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी इज द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? संविधान का अनुप्रयोग है। राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान का अनुप्रयोग। ये देखिए, संविधान का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को जब व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उसे राज व्यवस्था कहा जाता है। क्या इसकी डेफिनेशन? जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो विषय और मुद्दे, जो विषय और मुद्दे सामने उभर कर आते हैं उसे कहा जाता है राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था के मूल तत्व क्या क्या है ये देख लेते हैं। राज व्यवस्था के कुछ तत्व हैं, जैसे संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय तथा विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे। पहला और चौथा है जाति, धर्म, क्षेत्र तथा भाषा जैसे कारक और राजनीतिक व्यवस्था पर इनका पड़ने वाला प्रभाव। ये राज व्यवस्था के, पॉलिटी के मूल तत्व, एलिमेंट्स हैं। इन्हीं सबसे मिलके पॉलिटी बनती है, ठीक है ना? क्योंकि संविधान इन्हीं सभी के माध्यम से अप्लाई हुआ करता है और इन्हीं सब चीजों को व्यवस्थित करने का एक सिस्टम का की तरह कार्य करता है, एक सिस्टम, ठीक है। इसमें एक शब्द आया है, देखिए पहला है एलिमेंट में संसद के कानून, ये पहला है संसद के कानून, दूसरा है हमारा न्यायालय के निर्णय और तीसरा हमने जो देखा है विभिन्न प्रकार की संस्थाएं। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है संस्थाएं, इसे आगे समझेंगे, ठीक है। और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे तथा जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा जैसे कारक और राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने वाला इनका प्रभाव। तो अब समझते हैं संस्थाएं क्या है, मतलब विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, ठीक है। तो देखते हैं संस्थाएं। संस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, ठीक है। पहली संस्था है संवैधानिक संस्था, दूसरी जो होती हैं असंवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं, और तीसरी जो होती है गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था। तो संवैधानिक संस्था को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक को बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर संवैधानिक को बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। चलिए देख लेते हैं क्या क्या होती हैं गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक संस्थाएं। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वे संस्थाएं होती हैं जो संविधान के द्वारा सृजित की जाती हैं, क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो संविधान के द्वारा सृजित, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक, निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का की बात की जाती है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान है आर्टिकल 324। दूसरा, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनको संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। दूसरा है भारत का वित्त आयोग, ये किस सेक्शन में? आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद 280 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 में आता है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 338 ए। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका प्रावधान है आर्टिकल 338 बी। तो ये सारी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं, अर्थात इनको संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, ठीक है। दूसरी जो संस्था है हमारी असंवैधानिक संस्था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वे संस्थाएं जो संविधान विरोधी हैं, असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है। संविधान विरोधी संस्थाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। और अगर संस्थाएं संविधान विरोधी ना हो तो उन्हें असंवैधानिक संस्था नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ये चलिए हाइलाइटर से यूज करते हैं थोड़ा सा। जो संविधान विरोधी संस्थाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं?
अनकॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं, असंवैधानिक। तो कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं? आतंकवादी संगठन। जितने भी आपके आतंकवादी संगठन हैं ये सारे कौन से आते हैं? असंवैधानिक आते हैं। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं तथा भारतीय संविधान के विरोध में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें असंवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। नक्सलवादी संगठन या समूह, इनका भी आचरण कुछ ऐसा ही होता है, इसीलिए इन्हें भी असंवैधानिक संस्थाओं के दर्जे में रखा जाता है। तीसरी संस्थाएं जो होती हैं वो कौन सी हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक या संवैधानेतर संस्था। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं ये संविधान के द्वारा तो सृजित नहीं होती हैं, अर्थात इनका सृजन संविधान के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन ये संविधान के आदर्शों को पूरा करती हैं। अर्थात वे संस्थाएं जो संविधान के द्वारा सृजित नहीं की जाती लेकिन वे संविधान के आदर्शों को पूरा करती हैं। थोड़ा सा हाइलाइटर बढ़ा लेता हूं, ये ठीक है। संविधान द्वारा सृजित नहीं है लेकिन इस संविधान के आदर्शों को पूरा करती है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। आई थिंक दिस इज लास्ट, ठीक है। और गैर संवैधानिक संस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है वो कौन सी है? सांविधिक, दूसरी कार्यकारी और तीसरी अन्य प्रकार की संस्थाओं के अंतर्गत रख दिया जाता है। देखिए, एक वर्ड हमने यूज किया है संवैधानिक और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सांविधिक, स्टैट्यूटरी संस्था। ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, मैं करेक्ट किए दे रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं हो गई, ठीक है, ये हटा देते हैं। तो क्या है, यहाँ पे आते हैं। हमने अभी क्या बताया? क्या दो वर्ड यूज हुए, एक संवैधानिक और एक सांविधिक। संवैधानिक का मतलब होता है, अभी मैंने पहले बताया फिर से बता दूं, संवैधानिक का संस्था का मतलब होता है वे संस्थाएं जो संविधान के द्वारा सृजित, और यहाँ पर सांविधिक वर्ड यूज हुआ है। तो संवैधानिक और सांविधिक में अंतर है। संवैधानिक का मैंने बता दिया है अर्थ संवैधानिक संस्था का, अब बताता हूं आपको सांविधिक संस्था। सांविधिक संस्था का मतलब होता है वे संस्थाएं जो विधायिका अथवा संसद के कानून द्वारा निर्मित होती हैं। देखिए, ये भी पीपीटी में, वे संस्थाएं जो विधायिका अथवा संसद के कानून द्वारा निर्मित होती हैं उन्हें सांविधिक संस्थाएं कहा जाता है। संवैधानिक संस्था में फिर से बता दूं कौन सी हैं? वे संस्थाएं जिन्हें संविधान के द्वारा निर्मित किया जाता है वे संवैधानिक है। और क्योंकि अक्सर लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सांविधिक और संवैधानिक में, ये अंतर हमेशा दिमाग में रखिएगा, नहीं तो पूरी पॉलिटी आपकी गड़बड़ हो जाएगी, पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं? जो संसद के कानून के द्वारा निर्मित संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, ये संसद के कानून के द्वारा निर्मित की गई संस्थाएं, इन्हें सांविधिक संस्था कहा जाता है। दूसरी हमारी कौन थी? कार्यकारी संस्था। ये किसके प्रकार हैं सारे? ये गैर संवैधानिक संस्था के प्रकार हैं। मैं एक बार दिखा दूं चार्ट फिर से। ये गैर संवैधानिक संस्था में हम तीन प्रकार की संस्थाओं का वर्णन किया, पहला सांविधिक, दूसरा कार्यकारी और तीसरा अन्य प्रकार की संस्थाएं। तो अब दूसरा हम देखते हैं कार्यकारी संस्थाएं। कार्यकारी संस्थाएं क्या है? वे संस्थाएं जो कार्यपालिका अथवा राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित की जाती हैं। कार्यपालिका या राष्ट्रपति के आदेश से जो संस्थाएं निर्मित की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कार्यकारी संस्थाएं कहा जाता है। जैसे नीति आयोग। देखिए, एग्जाम में आपका प्रश्न कैसे आएगा? आपको एक लिस्ट दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं। दे देगा नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। अब आपको इनमें से चूज करना। अभी मैंने पढ़ा है भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? आपका संवैधानिक संस्था है। और निर्वाचन आयोग का वर्णन किस पे मिलेगा? आर्टिकल 324 में, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। यूपीएससी में थोड़ा सा टफ आएगा, थोड़ा सा क्या आपको कॉन्सेप्ट बेस दे देगा कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत किस प्रकार की संस्था का निर्माण किया जाता है या किस प्रकार की संस्था का उल्लेख है।
कौन सी संस्था का उल्लेख है, एक टर्म यूज कर सकता है, बोल देगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत का वित्त आयोग, और एक दे देगा भारत का निर्वाचन आयोग। अब आपको क्लियर होगा, और ऑप्शन दे देगा केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, एक तीन, एक चार, इस प्रकार से ऑप्शन, चार ही ऑप्शन आएगा, मैं कई ऑप्शन बता रहा हूँ, तो ऐसे आएगा। और एक क्लिक करना है आपको, उसमें टिक करना है, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर भी फ्रेम करने हैं। अब देख लेते हैं अंतिम जो संस्था बची है हमने, चौथी संस्था अन्य प्रकार की संस्थाएं। तो ये कम महत्व वाली संस्थाएं होती हैं, और जैसे मान लीजिए आपकी हो गए किसान यूनियन हो गया, छात्र संघ हो गया, इन संस्थाओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो आज इतना ही, आपका लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से कोशिश करेंगे कि और कम समय में और अधिक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, और अच्छे से कोशिश करेंगे कि और बेहतर हो सके, ठीक है। तो अब अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।